नमस्कार, आर्या न्यूज में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना में लगभग 6100 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने बुनियादी ढांचा विकास परियोजनाओं की नींव रखी और कहा कि 21वीं सदी के इस तीसरे दशक के हर पल का पूरा इस्तेमाल करना होगा ताकि देश का कोई भी कोना तेज विकास की दौड़ में पीछे न छूटे। इस अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि आज जब भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बना है तो उसमें तेलंगाना के लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। भारतमाला परियोजना के तहत जो दर्जनों कॉरिडोर देश में बन रहे हैं, उनमें से अनेक तेलंगाना से होकर के गुजरते हैं। हैदराबाद इंदौर इकोनॉमिक कॉरिडोर, सूरत चेन्नई इकोनॉमिक कॉरिडोर, हैदराबाद पणजी इकोनॉमिक कॉरिडोर, हैदराबाद विशाखापट्टनम इंटर कॉरिडोर, ऐसे कितने ही उदाहरण हमारे सामने हैं। एक प्रकार से तेलंगाना आस पड़ोस के इकोनॉमिक सेंटर्स को जोड़ रहा है, आर्थिक गतिविधियों का हब बन रहा है। साथियों, आज नागपुर विजयवाड़ा कॉरिडोर के मंचेरियल से वारंगल सेक्शन का भी शिलान्यास हुआ है। ये तेलंगाना को महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश से आधुनिक कनेक्टिविटी देता है। इससे मंचेरियल और वारंगल के बीच की दूरी बहुत कम हो जाएगी और ट्रैफिक जाम की समस्या भी कमी आएगी। ये विशेष रूप से उन एरिया से गुजरता है जहां विकास का अभाव था, जहां हमारे ट्राइबल कम्युनिटी के बहन भाई बड़ी संख्या में रहते हैं। ये कॉरिडोर मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी के विजन को भी मजबूती देगा। करीमनगर वारंगल सेक्शन के 4 लेन में बदलने से हैदराबाद वारंगल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, काकतिया मेगा टेक्सटाइल पार्क और वारंगल SEZ की कनेक्टिविटी भी सशक्त होगी। साथियों, भारत सरकार आज तेलंगाना में जो कनेक्टिविटी बढ़ा रही है, उसका लाभ तेलंगाना की इंडस्ट्री को हो रहा है, यहाँ के टूरिज्म को हो रहा है। तेलंगाना में जो अनेक हेरिटेज सेंटर्स है, आस्था के स्थान है, वहां आना जाना अब और अधिक सुविधाजनक हो रहा है। यानी किसान हो या फिर श्रमिक, स्टूडेंट हो या प्रोफेशनल, सभी को इसका लाभ हो रहा है। इससे युवाओं को उनके घर के पास ही रोजगार के, स्वरोजगार के नए अवसर भी मिल रहे हैं। साथियों, युवाओं के लिए रोजगार का एक और बड़ा माध्यम देश में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बन रहा है। मेक इन इंडिया अभियान बन रहा है। हमने देश में मैन्युफैक्चरिंग को प्रोत्साहित करने के लिए PLI योजना शुरू की है। यानी जो ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, उसे भारत सरकार से विशेष मदद मिल रही है। इसके तहत 50 से ज्यादा बड़े प्रोजेक्ट्स यहां तेलंगाना में लगे हैं। आप जानते हैं कि भारत ने इस वर्ष डिफेंस एक्सपोर्ट में नया रिकॉर्ड बनाया है। भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट 900 वर्ष पहले 1000 करोड़ से भी कम था। आज ये 16,000 करोड़ रुपए पार कर चुका है। इसका लाभ हैदराबाद स्थित भारत डायनेमिक्स लिमिटेड को भी हो रहा है। साथियों, आज भारतीय रेल भी मैन्युफैक्चरिंग के मामले में नए रिकॉर्ड, नया पड़ाव तय कर रही है। इन दिनों मेड इन इंडिया वंदे भारत ट्रेनों की बहुत चर्चा है। बीते वर्षों में भारतीय रेल ने हजारों आधुनिक कोच और लोकोमोटिव बनाए हैं। भारतीय रेलवे के इस कायाकल्प में अब काजीपेट भी मेक इन इंडिया की नई ऊर्जा के साथ जुड़ने जा रहा है। अब यहां हर महीने दर्जनों वैगन बनेंगे। इससे इस क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर बनेंगे। यहां के हर परिवार को किसी न किसी रूप में लाभ होगा। यही तो सबका साथ सबका विकास है। विकास के इस मंत्र पर तेलंगाना को हमें आगे बढ़ाना है। तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने प्रेस को संबोधित करते हुए बीजेपी के खिलाफ एक और बार मोर्चा खोल दिया है। बता दें कि पवन खेड़ा ने कहा कि आज
जो चारों तरफ ठग्स ऑफ हिंदुस्तान दिख रहा, असली पावरफुल कैबिनेट इन्हीं ठगों का है। कोई ठग खुद को अमित शाह का भतीजा बताता है, कोई नड्डा जी का करीबी बताता है। इन्होंने कई राज्यों के विधायकों को मूर्ख बना दिया है। आप भी सुने। तो ठग्स ऑफ हिंदुस्तान जो आजकल दिख रहे हैं चारों तरफ, असली पावरफुल कैबिनेट इन ठग्स की है। ये लोग चला रहे हैं। नीरज सिंह राठौड़, मत पूछिए कहां के हैं, गुजरात के हैं। अंकित सिंह, मत पूछिए कहां के हैं, वासुदेव तावड़े, सत्येंद्र चतुर्वेदी, ब्रिजेश रत्न, ये तमाम नाम ऐसे हैं जो अपने आप को कोई अमित शाह का भतीजा बताता है, कोई अमित शाह का करीबी बताता है, कोई नड्डा जी। नड्डा जी तक के करीबी लोग पावरफुल हो गए, बताइए। नड्डा जी खुद नहीं हो पाए और उनके करीबी लोग पावरफुल हो गए। ये मजाक तो है, लेकिन देश के साथ हो रहा है। अब नीरज सिंह राठौड़ तो नड्डा जी का निजी सहायक बताता है अपने आप को, और ऐसा महान आदमी कि कई राज्यों के विधायकों को मूर्ख बना दिया। बताइए साहब, विधायकों को मूर्ख बना दिया, इतना बड़ा ठग। और पुलिस ने इसको नागपुर में जाकर जो विधायकों को मंत्री बनाने का झांसा दे रहा था, उस आरोप में गिरफ्तार किया। सवाल यह है कि इतना आत्मविश्वास इन ठगों को कैसे आता है? हमने तो सुना था कि मोदी जी का आतंक चलता है चारों तरफ। अब नड्डा जी आपका ये कैसा सहायक जिसने ठग डाले आपके विधायक, इस तरह का सहायक? अच्छा, ये तो हम आश्वस्त हैं कि आप लोग वोट लेकर ठगी कर जाते हो, काम नहीं करते लोगों के। यहां आपके नाम से पैसे लेकर भी काम नहीं कर रहे। वो विधायक बेचारे रो रहे हैं, मंत्री नहीं बने। पैसे किसने लिए, किसके नाम से लिए, किस तक पहुंचे, कहां पहुंचे, कौन है ये लोग? फिर एक है साहब यश अमीन उर्फ विराज शाह, गुजरात के। अमित शाह के भतीजे बताते हैं अपने आप को। बेटा तो फिर भी उनका दिख जाता है स्टेडियम में, यहां वहां, कभी दुबई में, कभी कहीं, कभी कहीं, कभी नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। ये भतीजा कौन है और कितने भतीजे हैं? एक लिस्ट जारी करिए, देश को तो मालूम हो कि अधिकृत भतीजा कौन है, अनधिकृत भतीजा कौन है, किसकी बात पे विश्वास करें, किसको पैसे दे। लोग बड़े कंफ्यूज हैं। हमें तो नहीं समझ में आता, क्योंकि हमने और भी कई दौर देखे हैं। आप लोगों ने इसमें से कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने कई दौर देखे हैं। अटल जी का दौर देखा, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का दौर देखा, कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने पहले के भी दौर देखे। ऐसा दौर कभी नहीं देखा जहां प्रधानमंत्री कार्यालय का नाम लेकर कोई ठगी करने की हिम्मत और हिमाकत कर सके। ये दौर हमने पहली बार देखा, और बदस्तूर लगातार ये दौर हम देखते चले जा रहे हैं। लगातार कोई ना कोई नाम आ ही जाता है कि साहब इसने विजिटिंग कार्ड छपवा लिया, कोई Z+ ले रहा है, कोई लोन दे रहा है आप ही के LG को। ऐसे महान लोग। ऐसा लगता है कि ठगी का एक बहुत बड़ा बरगद नई दिल्ली में है, और उसके नीचे छोटे छोटे खरपतवार की तरह ठग चल रहे हैं, उगते जा रहे हैं, उगते जा रहे हैं। इनको श्रय प्राश्रय किसने दे रखा है, शरण किसने दे रखी है, इनको प्रोटेक्शन कौन देता है? हु गिव्स प्रोटेक्शन टू दीज petty thugs, petty criminals who are misusing the names of the Prime Minister of India, of the Home Minister of India? It's not a joke. It's a very serious security concern also. I may be laughing about it, but it's not a joke. भिंड से खबर है, बताते चले कि राहुल गांधी की सजा कम करने की अपील को लेकर गुजरात हाईकोर्ट के द्वारा रद्द करने के बाद कांग्रेस प्रवक्ता अनिल भारद्वाज ने प्रेस वार्ता करके कहा कि सत्ता की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ सच बोलना अब लोकतांत्रिक व्यवस्था में मौलिक अधिकार की जगह अब अपराध हो गया है। उन्होंने आगे कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के देश में अब सच बोलने पर सजा मिलती है। शायद गांधी जी के देश में सच बोलना अब अपराध हो गया है। एमपी में बीजेपी की सरकार है और कानून का राज है। ये बात कहने वाले गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने विदिशा में हुई दर्दनाक घटना पर दुख जताते हुए कहा कि पुलिस ने मामले में केस दर्ज कर लिया है। 2 आरोपियों को गिरफ्तार करने के साथ ही टीआई और हेड कांस्टेबल को
लाइन अटैच कर दिया गया है। पूरे मामले की जांच डीआईजी स्तर के अधिकारी करेंगे और 3 दिन में रिपोर्ट भी सौंपेंगे। आप भी सुने। बहुत दुखद प्रसंग है, दुखद घटना है। जब छेड़छाड़ का विषय आया था तब 354 की कायमी करके उसको तत्काल सम्मन भेज दिया था। उसके बाद में जब बिटिया वाली घटना आई थी तो 306 की कार्रवाई करके वो सुदीप धाकड़ जी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था। जेल में वो रहे भी काफी दिन। उसके बाद छूट के आने के बाद में फिर ये वाकया पिताश्री का उसके का आया। मार्मिक प्रसंग है, दुखद प्रसंग है। उस पर पुनः कायमी कर दी है, गिरफ्तार कर लिया है 2 लोगों को एफआईआर करने के बाद में, और उसके बाद में वहां के टीआई को, हेड कांस्टेबल को लाइन अटैच कर दिया। मैं आज निर्देश दे रहा हूं, यहां से भोपाल से डीआईजी स्तर का अधिकारी जाएंगे साथ में लेके लोगों को, और 3 दिन के अंदर इस पूरी घटना की रिपोर्ट करेंगे, और रिपोर्ट आने के बाद में जो जो और दोषी निकलेंगे किसी को नहीं बख्शा जाएगा। देखिए, अकेली टिफिन बैठक नहीं है, ये कैबिनेट की बैठक भी है, दूसरी अन्य भी बैठकें हैं और टिफिन बैठक भी है। स्वाभाविक रूप से पहले शासकीय कार्य होंगे, फिर पार्टीगत विषयों पर चर्चा होगी। शायद आपके ध्यान में नहीं होगा, कोरोना काल जैसे ही समाप्त हुआ था उसी समय हमने कांस्टेबल को हेड कांस्टेबल जो क्रमोन्नति दी थी, हेड कांस्टेबल को एएसआई, एएसआई को एसआई, एसआई को टीआई, टीआई को एसडीओपी बनाने का क्रम कर दिया था। लेकिन फिर भी आपने पूछा है तो ये विभागीय प्रक्रिया है, ये सतत चलती रहती है। लेकिन सबसे पहले गृह विभाग ने की थी। हर बार उन्होंने घेरने की तैयारी की है, और कैसा घेरा है आपने भी देखा है, आप भी चौथे स्तंभ हैं। देखिए, विधानसभा का फ्लोर हमको सारगर्भित और सार्थक चर्चा के लिए मिलता है। वहां पर कोई बाहुबल की जरूरत नहीं होती है, बुद्धिबल की जरूरत होती है। वो जिस विषय पर चाहे उस पर चर्चा करें। सरकार हर विषय पर चर्चा को तैयार है, लेकिन हो हल्ला ना करें, बस इतनी सी प्रार्थना है। हो हल्ला करके सदन का समय जाया होता है, जनता की गाढ़ी कमाई से ये सदन चलता है। वो आए, संवाद करें, और संवाद के लिए वो फ्लोर मिलता है। देखा मैंने, लोकतंत्र खतरे में बता रहे हैं वो। न लोकतंत्र खतरे में है, न संविधान खतरे में है। गांधी परिवार खतरे में अपने को जब जब मानता है, तब तक वो लोकतंत्र को खतरे में बता देता है। ये गलतियां हैं। सत्यमेव जयते, यही कह सकते हैं अदालत की टिप्पणी पर। देखिए, पुराना उनका वचन पत्र देख लो और अभी का देख लो। मेरे ख्याल से तो बार बार वचन पत्र की बैठक करने से अच्छा है कि ऊपर का कवर बदल दें वो, और तारीख डेट बदल दें। तो पूरा वही है, पिछले वचन पत्र में ही जब कुछ नहीं पूरा किया तो अब के वचन पत्र में क्या पूरा करेंगे, ये देश की जनता जानती है। प्रदेश के आबकारी आयुक्त और कलेक्टर संजय कुमार के निर्देश पर आबकारी विभाग ने दतिया में 17 स्थानों पर छापामार कार्रवाई करके 16 तस्करों को गिरफ्तार किया है, जबकि 6 तस्कर भाग निकलने में सफल रहे। दरअसल आबकारी विभाग और जिला प्रशासन को सूचना मिली कि ग्रामीण क्षेत्र में अवैध रूप से शराब की बिक्री की जा रही। जिलाधिकारी के नेतृत्व में टीमें गठित करके 17 स्थानों पर छापामार कार्रवाई की गई, जिसमें कुल 358 पाव देसी शराब, 108 बल्क लीटर हाथ भट्टी शराब जब्त की गई है। संजय कुमार जी द्वारा निर्देश दिए गए थे कि दतिया जिले में ग्रामीण इलाके में खासकर अवैध शराब बिकने की शिकायत आ रही है, आपको कार्रवाई करना है। पूरा आबकारी विभाग कार्यपालिक स्टाफ था, 3 टीमों में विभाजित होकर आज पूरे जिले में 22 स्थानों पर दबिश दी है, जिसमें 358 पाव देसी शराब और 108 लीटर हाथ भट्टी शराब जब्त कर 22 प्रकरण पंजीबद्ध किए हैं, जिसमें से 16 आरोपियों को धारा 34(1) के तहत कार्रवाई कर गिरफ्तार किया गया।
एमपी में शिवराज सरकार लाख दावे कर ले कि मध्य प्रदेश में माफिया और गुंडे का राज खत्म कर दिया गया है, लेकिन रोजाना राजनीतिक गुंडों के वायरल वीडियो इस बात का प्रमाण दे रहे कि मध्य प्रदेश में गुंडे और माफिया बढ़ते जा रहे। दरअसल मध्य प्रदेश में सीधी पेशाब कांड की आंच अभी ठंडी भी नहीं हुई थी कि अब ग्वालियर का एक नया वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ है। इस वीडियो में एक युवक का अपहरण कर कार में ले जाया जाता है। इस दौरान पीड़ित के साथ मारपीट भी की जाती है और उससे जब मारपीट की जाती है उसके बाद उससे पैरों के तलवे चटवाए जाते हैं। बताया जा रहा है कि पीड़ित और आरोपी ग्वालियर के पास डबरा तहसील क्षेत्र का रहने वाला है। दावा किया जा रहा है कि ये घटना एक सप्ताह पहले की है, लेकिन वीडियो अब वायरल होने के बाद हरकत में आई पुलिस ने आरोपियों की धरपकड़ के लिए दबिश तेज कर दी है। कोरोना महामारी ने देश की स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल खोलने के अलावा कई कमियों को उजागर कर दिया है, जिनमें से नष्ट होने की कगार में खड़ा पर्यावरण भी शामिल है। पर्यावरण के साथ छेड़छाड़ कहीं न कहीं गंभीर बीमारियों को पनपने दे रहा। सरकारें पर्यावरण को संरक्षण देने के लिए तमाम योजनाएं और कार्यक्रम आयोजित कर रही, लेकिन वो भी सिर्फ फोटो सेशन तक सीमित है। ऐसी स्थिति में एक युवक ने मिसाल पेश करते हुए पर्यावरण बचाने के लिए 12,000 किलोमीटर साइकिल यात्रा निकालने का संकल्प लिया है। कि प्रकृति के साथ रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे, और प्रकृति के साथ नहीं रहेंगे तो सिर्फ जीवित रहेंगे, और वो जीवित भी ऐसे रहेंगे कि मर मर के जीना होगा। इसलिए हमेशा प्रकृति के संरक्षण में हम सबकी जिम्मेदारी है। और हम ये भी कहते हैं कि पेड़ लगाएं, बहुत अच्छी बात है, उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि पेड़ों की कटाई रोकें, पानी को बहने से रोकें। आप सभी संतों के आशीर्वाद से मेरी यात्रा अभी 2,500-3 हज़ार किलोमीटर की कंप्लीट हो गई है, और अभी मैं कटनी से निकल के और अभी आगे की यात्रा करूंगा जो कि उत्तराखंड के लिए होगी। और आप सभी लोगों का आशीर्वाद ऐसे ही बना रहे, और मैं यही चाहता हूं कि आप सभी लोग वृक्ष लगाएं और वृक्षों को बचाएं, क्योंकि आने वाला जीवन प्रकृति पर ही है। आने वाली जो लड़ाई होगी वो शुद्ध हवा, शुद्ध वायु की ही होने वाली है। एक तरफ एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान के द्वारा बुजुर्गों की सेवा करने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन उन्हीं के अधिकारी हैं जो उन्हीं बुजुर्गों को परेशान करते हुए नजर आते हैं। दरअसल एक ऐसा ही मामला बड़नगर तहसील के गांव भिड़ावद क्रमांक 3 से सामने आया, जहां पर नाले के पानी की निकासी को लेकर बुजुर्ग किसान ने एसडीएम आकाश सिंह को एक शिकायती आवेदन दिया था, जिस पर एसडीएम आकाश मौके पर पहुंचे और बुजुर्ग किसान की समस्या का निराकरण करने की बजाय उनके साथ बदतमीजी करने लगे, जिसका वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है। अरे चुप रहो, कहाँ खेती हो रही है बताओ जरा यहाँ पे। अब मैंने उनसे निवेदन करा कि ये जो पानी निकल गया ये बहुत पुराने ज़माना से वहाँ निकल गया, तो यहाँ पानी निकलता था। उन्होंने गलत भाषा से मेरे को ललकारा और गलत भाषा का उपयोग किया। किसने किया गलत भाषा का उपयोग? एसडीएम साहब ने आपके साथ गलत भाषा का उपयोग किया। क्या कहा आपसे? ललकारा मेरे को, तो सिलेंडर हो जाओ, बैठ जाओ। ये बताए भैया क्या विषय और किस विषय को लेके आज आप आए? गाँव भिड़ा नंबर 3 में पानी निकासी जहाँ 50 साल से हो रही थी, वहाँ पे एक व्यक्ति पानी रोक के रास्ते पे पानी लाना चाह रहा है, और हमने इसका विरोध किया। एसडीएम साहब आए तो एसडीएम साहब को बोला 50 साल से पानी यहीं पे जा रहा है, यहीं पे जाना चाहिए, आप नया इस पर रास्ते पे क्यों छोड़ रहे हो? तो एसडीएम साहब ने अब भद्र व्यवहार किया है हमारे अंकल जी के साथ में। इनकी 80 साल की उम्र है, उनको ललकारा कि आप चुप रहो, अभद्र व्यवहार किया और हमारी सुन नहीं रहे। ये बता
यूपी के बुलंदशहर में लाइब्रेरी में घुसकर मारपीट करने का मामला सामने आया तो वहीं इस घटना का वीडियो सीसीटीवी में कैद हो गया है। बता दें कि बुलंदशहर के शिकारपुर नगर की जहांगीराबाद चुंगी के पास हुलासन रोड पर एक लाइब्रेरी में घुसकर अज्ञात युवकों ने मारपीट की, जिसका वीडियो सीसीटीवी में कैद हो गया है। हालांकि इस मामले पर पीड़ित का कहना है कि लाइब्रेरी से मात्र 50 मीटर की दूरी पर 24 घंटे पुलिस तैनात रहती है, लेकिन उसके बावजूद भी इस प्रकार की घटना को अज्ञात लोगों ने अंजाम दिया है। यहाँ पर थोड़ी सी अपने बच्चों के लिए लाइब्रेरी जो आज की व्यवस्था है उसके अनुसार थोड़ा सा अपने बच्चों के साथ रीडिंग कर रहा था, जिससे कि अज्ञात में जो कि हमारे नाम पहले आए, हमें कुछ नहीं मालूम था, रीडिंग कर रहे थे। कुछ बंदे कम से कम 18-20 होंगे जो कि कैमरे में हमारी रिकॉर्डिंग है। उसके बाद हमारे साथ मारपीट करना चाहा, हमने गेट बंद कर दिया। उसके साथ हमारे साइड वाले गेट से होते हुए अंदर आए। उसके साथ ऊपर हमारे पैनल है जिसकी अभी हम लाइट की व्यवस्था है हमारे थ्रू, वो उन्हें डिस्ट्रॉय कराया गया है। उसके बाद फिर हमारे लिए हाथापाई करने के लिए उन पर डंडे इत्यादि हर चीज़ है, जिसके ऊपर हमारे पैसे भी धरे थे 50,000 जो हमारी रूम में बंद थी और डॉक्यूमेंट थे उसमें, वे भी सारे फेंक दिए हैं और कैश ले गए हैं। अलीगढ़ से खबर है, बताते चले कि 2021 में शादी होने के बाद गर्भवती महिला की हुई मौत के मामले में ससुराल पक्ष के लोगों के द्वारा शव को दफनाने के बाद अविवाहिता के भाई ने ससुराल पक्ष के लोगों पर हत्या का आरोप लगा दिया है, जिसके बाद डीएम ने महिला के शव को निकालने के आदेश दिए। हालांकि महिला के शव को निकालने की कार्रवाई इस दौरान जारी रही। ये प्रकरण है खुशनुमा पत्नी रुखसार निवासी बड़ी मस्जिद जमालपुर की ये रहने वाली हैं। ये 2021 में इनकी शादी हुई थी और अभी कुछ दिन पहले 7 महीने की प्रेग्नेंट थी। इनकी तबीयत ख़राब हुई, इनको जेएन मेडिकल कॉलेज में इलाज के लिए ले जाया गया और यहाँ इनकी डेथ हो गई थी। इनकी मृत्यु के बाद इनको यहाँ शाहजमाल कब्रिस्तान में दफना दिया गया था। दफनाने के बाद अभी कुछ दिन पहले इनके भाई जो रफाकत हैं, उन्होंने एक शिकायत किया कि यह अंदेशा जताया कि इनकी बहन को मारा गया है, यानी मर्डर, हत्या का अंदेशा जताते हुए इन्होंने जिलाधिकारी को एक ज्ञापन दिया है, प्रार्थना पत्र, जिस पर जांच के बाद जो है दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी के प्रावधानों के तहत डीएम साहब ने आदेश किया कि बॉडी को निकलवा कर उसका पूरे पैनल से, डॉक्टरों के पैनल से पोस्टमार्टम कराया जाए। क्या मामला है आपके साथ? ये अभी 2021 में बहन की शादी की थी। करीबन शादी को 2 साल 2 महीने हुए थे शादी को, और कुछ टाइम के बाद में जो है इन्होंने कुछ मांगे की, लेकिन कुछ मसले भी रहे। कहाँ से शादी की थी, किसके साथ की थी? जमालपुर की थी, जमालपुर बड़ी मस्जिद। किसके साथ? अफसार के साथ में। फिर क्या घटना घटित हुई? घटना ये घटी है, वो थोड़ी ये परेशान करता था, मारपीट भी करता था वो, लेकिन ये कुछ मांगे भी कर रहा था पैसों की, लेकिन हम गरीब आदमी कहाँ से देते उसको। उसके बाद में ये कुछ मसले भी पहले बढ़े, फिर हमने समझा बुझा के उसको भेज दिया, लेकिन ये 5 दिन पहले ही भेजा था। उसके बाद में ये 5 दिन बाद हमारे पास खबर आती है 10:30 बजे समथिंग कि ऐसे झाग दे रही हैं मुँह से और बेहोश हो गई हैं। फिरोजाबाद से एक बार फिर से शख्स का वीडियो वायरल हुआ, जिसमें वो अवैध तमंचे से फायर करता हुआ नजर आ रहा है। इस वीडियो के बाद पुलिस ने जांच तेज कर दी है और वीडियो की जांच पड़ताल जारी है। हमीरपुर से खबर है, दरअसल हमीरपुर की पुलिस ने 24 घंटे के अंदर हत्या का खुलासा कर घटना को अंजाम देने वाली एक महिला सहित 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक अवैध संबंधों के चलते युवक की हत्या की गई थी। जानकारी के अनुसार योजना के तहत महिला ने फोन करके पहले युवक को घर पर बुलाया और बाद में उसे लाठी डंडों से इतना मारा पीटा और जब देखा कि युवक मर गया तो उसे खेतों में फेंक दिया। बता दें कि पुलिस ने आरोपियों के पास से आला कत्ल बरामद कर लिए हैं और आरोपियों को भी हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। चंद्रपुरवा में एक शव मिला था प्रदीप कुमार पांडे का। उस घटना का 24 घंटे के अंदर एसओजी टीम और थाना पुलिस द्वारा खुलासा किया गया है। इसमें 3 अभियुक्त बलवीर यादव का पुत्र जयराम यादव और जयराम यादव की पत्नी को अरेस्ट किया गया है। इन लोगों ने पूछताछ पे बताया कि इसमें जो अभियुक्त है जयराम यादव, इसको अपनी पत्नी पर शक था कि जो मृतक है उसके साथ इसके संबंध हैं
इसके चलते ही उन्होंने प्लानिंग करके उसको अपने घर पर बुलाया, फ़ोन करके महिला के द्वारा फ़ोन किया गया मृतक को, मृतक इनके घर पर आया, तब इन तीनों ने योजना बना के उसकी हत्या करी है। और हत्या में उन्होंने जो इस्तेमाल किए हैं बांस, वो भी हमको बरामद हुए हैं। पेपर देने गई छात्रा के लापता होने का मामला सामने आया है। पीड़ित परिजनों का कहना है कि कल देर शाम छात्रा एग्जाम देने गई थी, तो वहीं आज सुबह घर से करीब 200 मीटर की दूरी पर पानी के गड्ढे में छात्रा का शव बरामद हुआ। हालांकि पीड़ित परिजनों का आरोप है कि युवक छात्रा पर जबरन फोन पर बात करने और दोस्ती करने का दबाव बना रहा था। बिटिया को मैं मार दिया। अच्छा, किन लोगों ने क्यों मार दिया? मतलब वो किसी से बात तो करती नहीं थी, वे लोग कहते कि हमसे बात करो। हाँ। जब नहीं बिटिया मेरी किसी कब्जे में आई तो 2-3 लोगों ने मिलके मार दिया। अच्छा। जनपद कानपुर देहात में आज उस समय सनसनी फैल गई जब एक युवक का शव संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी के फंदे से लटकता हुआ बरामद हुआ। वहीं युवक की जेब से एक शिकायती पत्र भी मिला है, जिसमें कुछ लोगों के द्वारा नौकरी के नाम पर लाखों रुपए की ठगी करने और रुपए वापस ना करने के साथ मारपीट करने की शिकायत लिखी हुई थी। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस आला अधिकारी भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और घटना की जांच शुरू कर दी है। कोतवाली भोगीपुर के कस्बा पुखराया में नगर पालिका रोड है, यहाँ पर एक निर्माणाधीन बिल्डिंग में चंदन सिंह सनाब गजाधर जो आरओ मथा PS माठ और जनपद मथुरा के रहने वाले हैं, जिनका आधार कार्ड पे जो एड्रेस मिला हुआ है, लगभग इनकी उम्र 25 वर्ष है। इन्होंने इनकी डेड बॉडी जो है एक रस्सी पे लटकी हुई इस निर्माणाधीन बिल्डिंग में मिली है। फोरेंसिक टीम ने सारे काम कर लिए हैं और इनके पास से बैग से एक प्रार्थना पत्र मिला है, जिसपे जो डेटेड है 7/7/23 का। ये कुछ लोगों पे आरोप लगा रहे हैं कि फेसबुक के माध्यम से हम टच में आए इनके और इनको हमने लगभग 11 लाख रुपए कई किस्तों में दिए हैं। और इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें आर्या न्यूज।